दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर जिला 50 साल का हो गया है और 50 साल के उपलक्ष्य में हम तमाम ऐसे लोगों से चर्चा कर रहे हैं जिनका ललितपुर में किसी भी तरीके से कोई भी योगदान उन्होंने किया है। ऐसे ही एक अच्छे व्यक्ति, समाजसेवी, नेता और तमाम कंट्रोवर्सियों से घिरे हुए व्यक्ति के साथ हम फिर हैं जिनका नाम है नरेंद्र कड़ंकी। उनसे चर्चा करते हैं किस प्रकार से उन्होंने स्ट्रगल किया है, ललितपुर में क्या क्या हो गया और क्या क्या होना चाहिए, और ललितपुर की लगातार जो सिचुएशन बदली है उसमें किन किन लोगों का किस प्रकार से योगदान रहा है। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। ललितपुर को 50 साल बने हुए, जिले बने हुए, तो पहले आपने ललितपुर की स्थिति कैसी देखी? क्या स्थितियाँ थी, क्या समस्याएं थी? ललितपुर में आज विकास दिखाई देता है इस बदले हुए सब परिवेश में, जहां ललितपुर में एक घंटाघर के अलावा कुछ नहीं था, वहां आज एशिया में सबसे बड़े डैमों की श्रृंखला ललितपुर जनपद में है। जाखरण पंप कैनाल एक बड़ा ही रमणीक दृश्य हमारे ललितपुर में है, और देवगढ़ की एक बड़ी अच्छी कलात्मक पूरे विश्व में जाने वाली देवगढ़ जैसा स्थान ललितपुर में है। उसके आसपास जितने भी नीलकंठेश्वर है, पाली के भी हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए विकसित किया जा सकता है। विकसित हुए हैं कुछ दिनों में, चर्चा में आए। पहले हम लोग जानते ही थे हमारे ललितपुर में भी इतनी सुंदर चीज़ें हैं। ललितपुर की अगर सारी चीज़ों को विकास के पटल पर प्राथमिकता से लिया जाए और सरकार की और जनता की मदद से उन्हें विकसित किया जाए तो निश्चित तौर पर ललितपुर के व्यक्ति को कहीं भी कुल्लू मनाली या कहीं भी ऐसी जगह, पचमढ़ी जैसी जगह या जरूरत ही नहीं है। ललितपुर अपने आप में सुंदर जगह है और नदी का किनारा है। नदी का किनारा है। और ललितपुर तो वैसे भी अपने आप में, ललितपुर की लालित्य नगरी हिंदू मुस्लिम प्रेम के लिए, भाईचारे के लिए जो बरसों से चली आ रही है, आपस में जो हम लोगों का स्नेह है, प्यार है, सभी वर्ग के लोगों में, किसी वर्ग के विशेष के लिए नहीं कहूँगा। तमन सरकार की कृपा है, क्षेत्रपाल बाबा की कृपा है, सदन साहब बाबा की भी कृपा है। शहर पे हम सबका भाईचारा प्रेम आपस में बना रहे, और यह परंपरा जो बुजुर्गों ने हमें सौंपी है उसको हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको आगे बढ़ाते रहें। कड़ंकी जी, चूँकि कहीं पर भी किसी ज़िले की अगर हम बात करते हैं, ज़िला बनने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, जब ये जिला नहीं रहा होगा, जहाँ से जाना पड़ता होगा पढ़ने के लिए, वो कार्यकाल भी आपने देखा होगा या लोगों ने सुना होगा। जी। क्या चर्चा करते थे लोग? अब आने वाले दिनों में जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना ललितपुर में हुई, इसके लगभग शुरू होने के बाद ललितपुर के लोगों का छोटी छोटी बीमारियों को लेकर झांसी जाने पर रोकथाम लगेगी। हमारे यहाँ जो बरसों से हवाई पट्टी पड़ी थी, वहाँ पे आज एयरपोर्ट की तैयारी हो रही है, वो भी लगभग कुछ ही समय में तैयार हो जाएगा। तो ललितपुर का विकास और पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। अभी जो वंदे भारत ट्रेन जो कि बड़ी बड़ी ट्रेनें रुकने लगी हैं, हाँ, उसमें हो सकता है कि बड़े लोग आए, खजुराहो जाएँ, घूमने आए। ललितपुर चूँकि केंद्र बन रहा है, ललितपुर से ही फिर उन्हें जाना पड़ेगा। जी। तो उससे क्या ललितपुर को लाभ मिलेगा? कुछ ललितपुर को निश्चित तौर पर लाभ। शताब्दी के स्टॉपेज के बाद भी ललितपुर में कई व्यापारियों का बड़े रूप में आना जाना चालू हुआ है, पर्यटकों का आना जाना चालू हुआ है, और वंदे भारत के बाद तो और भी लोगों की यहाँ आवक बढ़ेगी। और जैसे ही एयरपोर्ट चालू होगा तो ललितपुर विकास की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी ऊंचाई पर स्थापित हो जाएगा। अब शिक्षा की बात कर रहे थे, चूँकि आप भी पढ़े होंगे, पहले तो आप कहाँ पढ़े, थोड़ी सी डिटेल दे दीजिए। मैं तो PN स्कूल पढ़ा, GIC पढ़ा, नेहरू महाविद्यालय भी पढ़ा, और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में मैंने LLB की। झांसी वहाँ पे मैंने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा, और मेरा दुर्भाग्य है कि हमेशा द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहता हूँ, चूँकि निर्दलीय ही अपने परिणाम के बाद फिर मुझे दल में जाते हैं, दल पुकारते हैं कि आ जाओ भैया, अपना दमखम है तुम्हारे अंदर, चले जाओ। तो शिक्षा के लिए ललितपुर में केवल नेहरू महाविद्यालय था। हाँ, उस समय एक ही विद्यालय मात्र था, नेहरू विद्यालय। आज क्या स्थिति है? तो कई प्राइवेट कॉलेज, दीपचंद विद्यालय है, आदिनाथ विद्यालय है, अन्य और भी कई विद्यालय है, सुडेले जी का विद्यालय, सुदर्शन विद्यालय। तो विद्यालयों की एक श्रृंखला ललितपुर जनपद में स्थापित हुई है। इससे लेकर शिक्षा, अभी भी इंजीनियर कॉलेज की बात होती है, नहीं है। हाँ, आज भी ग्रामीण अंचलों में इंटर कॉलेज नहीं है, पूरा कला में अभी भी मांग चल रही है, तमाम बातें। नहीं, सरकार के आने के बाद लगातार कॉलेजों के लिए, सड़कों के लिए काम किया जा रहा है, जिससे ललितपुर विकास की रफ्तार में दौड़ रहा है और काफ़ी अच्छी स्थिति बन रही है। मतलब अब यही बात कर लें कि आगे आने वाले 5 साल जिस साल की सरकार बन जाए, नेताओं से आपकी क्या मांग रहेगी कि एक ललितपुर में ऐसा काम हो जाए? ललितपुर में सबसे पहले तो एक सरकारी कन्या महाविद्यालय होना चाहिए बड़ा, क्योंकि GIC एक ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ पे बच्चियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, एकमात्र विद्यालय है। इसके अलावा एक बड़े महाविद्यालय की ललितपुर जनपद में सख्त आवश्यकता है। इंटर से स्टार्ट हो या हाई स्कूल से स्टार्ट हो, सीधा डिग्री कॉलेज स्टार्ट हो, डिग्री कॉलेज तक वहीं बालिका को सारी शिक्षा एक स्थान पर मिल सके। इंजीनियर कॉलेज की बात करते हैं, विधायक राम रतन कुशवाहा ज्ञापन लेके मुख्यमंत्री के पास
कई बार गए, उन्होंने कहा है कि मैं इंजीनियर कॉलेज होना चाहिए, पूरा कला के इंटर कॉलेज को भी लगातार आवाज़ उठा रहे हो। अब देखो, सरकार को ललितपुर की दृष्टि पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ललितपुर आज मध्य प्रदेश के चारों ओर से घिरा हुआ है और प्रदेश के लास्ट कोने में आता है। या फिर एक है कि प्रदेश का प्रवेश द्वार भी ललितपुर, प्रवेश द्वार भी हो सकता है, मगर हम ये मानते हैं कि ललितपुर का लास्ट स्टेज, प्रदेश का लास्ट स्टेज है। तो यहाँ विकास के लिए सरकार को और भी प्रयास करना, काम करना चाहिए। हमारे विधायक जी तो प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उन्हें और अपनी बात को अड़ के जल्दी से विधानसभा में उठाना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं बनाया जा रहा, क्या बात है, थोड़ा सा उससे दबल मिलेगा। अच्छा, चूंकि बार बार बात आती है, अभी यार आपने कहा कि डैम बहुत ज़्यादा हैं, तो डैमों पे जब पानी ज़्यादा आ जाता है, निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन जाती है, समस्या आती है, और ललितपुर कई बार डूबा है। हाँ बिल्कुल। क्या सिचुएशन बनती है, और नरेंद्र कड़ंकी कई बार लोगों के बीच में मदद करने पहुँचे भी हैं। नहीं, अपने यहाँ गोविंद सागर डैम के साइफन खुलते हैं जी। हिंदुस्तान में 2 ही डैम ऐसे हैं, भाखड़ा नागल बांध और ललितपुर का गोविंद सागर डैम, जहाँ साइफन चलने की व्यवस्था है। साइफन पानी पकड़ता है तो इसकी स्पीड इतनी अधिक होती है कि यहाँ के करीब 3 से 4 बाढ़ पानी से डूब जाते हैं। पिछली बार मुझे याद है 15 अगस्त का दिन था, और जब साइफन खुले तो ललितपुर नगरी एक परिवार, मुस्लिम परिवार के 3 बच्चे, एक महिला, उस बाढ़ में 20 टापू पे फंस गई। जी। मैं चूँकि बचपन से स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो मैंने तैर के रस्सी के सहारे उन 4 बच्चों को और उसकी मां को लेके आए थे। उसके लिए ललितपुर जिला प्रशासन ने मुझे पुलिस लाइन में 26 जनवरी को सम्मानित पुरस्कार से सम्मानित भी किया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा, ये कह रहे हैं चूँकि तमाम चीज़ें हैं, बार बार जल भराव की स्थिति बनती, कारण क्या है? कारण तो साइफन ही एक ऐसी व्यवस्था है कि चूँकि शहर बड़ा हो गया है, आबादी नदी के आसपास काफ़ी बस गई है, वैध रूप से अवैध रूप से। तो साइफन के लिए अभी थोड़ा सा काम हुआ है नहर पे, उसके लिए और अगर थोड़े से व्यवस्थित किया जाए और मजबूत किया जाए पानी, तो पानी की रोकथाम हो सकती है। क्योंकि शहर के बीचों बीच नदी को गहरा कर दिया जाए और उस वहाँ पक्का निर्माण कर दिया जाए, यही एक तरीका मात्र होता है। बाकी तो ललितपुर की जनता लगभग साइफन खोलने के लिए 2, 3, 4 बार संघर्ष कर चुकी है, लेकिन ललितपुर की बड़ी उदारता है, जब भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो पूरा शहर उनकी मदद के लिए उमड़ पड़ता है। ये ललितपुर की परंपरा है। अच्छा, चूँकि आप पे बार बार आरोप लगते हैं, आप चूँकि चुनाव की तैयारी करते हैं समाज सेवा की आड़ में, चुनाव लड़ने के लिए आ भी जाओ, तो समाज सेवा से चुनाव को जो सफल हो तो कैसे हो, तो को लोग कद के चुनाव लड़ जाओ? देखो, मैंने अब तक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा जी, तब भी मैं निर्दयी लड़ा। मेरी पत्नी ने नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, तब भी निर्दलीय लड़ा। भारतीय जनता पार्टी से बचपन से हमारी आस्था है, विद्यार्थी परिषद के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी हमने कहा, विचारधारा बीजेपी की है, विचारधारा बीजेपी, किसी और दल को हमने कभी स्वीकार नहीं किया, ना किसी दल में गए। व्यक्तियों से संबंध होना अलग बात है, हाँ, सभी नेताओं और विचारधारा हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी रही है। चुनाव लड़ने की उत्साह को दे दो, उत्साह जो बार चुनाव लड़ना चाहिए, ललितपुर के विकास के लिए मन में एक इच्छा रहती है, तो नगर पालिका का चुनाव इसलिए लड़ना हमने उचित समझा, और मुझे टिकट बनने की प्रबल संभावना थी, और जब टिकट के बंटवारे में संतुष्टि नहीं हो सकी कि कोई पुराने कार्यकर्ता मिलती तो हम संतुष्टि पाते। अचानक एक चुनाव हारने के बाद दोबारा दूसरे को टिकट मिलने से हमारी टीम के सारे लोग उपेक्षित हुए, और महिला सीट थी तो हमारी पत्नी चुनाव लड़ी, और नगर की जनता ने काफ़ी करीबी से हारे हो, हाँ, सर आंखों पे बिठाया, हमें सम्मान दिया। तो हमारी जीवन भर जिम्मेदारी है, जिन्होंने हमें वोट दिया, जिन्होंने हमें सहयोग किया है, उनकी न्याय की लड़ाई के लिए मुझे लड़ा, चाहे जीतो चाहे हारो, हार के बाद भी लोगों के साथ में खड़े, हाँ, लोगों के साथ रहे हैं और रहेंगे। अच्छा, इस चुनाव में जब बात हुई तो चूंकि जैन समाज से ही चेहरा आया, जी, बड़ा चर्चा था कि नरेंद्र कड़ंकी चुनावी मैदान में आएंगे, बिल्कुल आएंगे, पक्के में आएंगे। एकाएक आप चुनावी मैदान में नहीं आए, और ये आरोप लगे कि एक जैन साहब आए, उस चक्कर में एक जैन साहब ने चुनाव नहीं लड़े। नहीं, इसकी परिस्थिति पहले से सुनिश्चित थी। अभी मेरी पारिवारिक मजबूरियां हैं, मेरी बेटी के स्वास्थ्य को लेके जी अक्सर मैं परेशान भी रहता हूं, इसी के लेके मैंने मन बनाया था कि महिला सीट पे मेरी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि बच्ची की व्यवस्था के लिए उनकी हर समय आवश्यकता घर में रहती है, और पुरुष सीट होती तो निश्चित हम चुनाव लड़ते। अच्छा कड़ंकी जी, तमाम बातें होती हैं, एक बड़ा कालखंड ललितपुर का गुजर गया है। जी, कई नेता आपने देखे होंगे जी, आपके जीवन में वो 2-4 ऐसे नेता जिनको आपने समझा हो कि हाँ वो जिले की बात करते हैं, जन समस्याओं पे मुखरता से खड़े होते, वो किसी पार्टी के हो, इससे कोई लेना देना नहीं। जी। कोई है ऐसे?
मैं तो रायन जी के ज़माने से राजनीति के क्षेत्र में हूँ जी। रायन जी हमारे आदर्शमयी नेता रहे हैं। डॉक्टर अरविंद इस जनपद के आदर्शमयी नेता रहे हैं, जिन्होंने शादीलाल जी इस शहर के आदर्शमयी नेता रहे हैं। तो इनसे बहुत कुछ सीखा है, समझा है। ये अच्छी छवि के व्यक्ति रहे। इन्होंने हमेशा ललितपुर की अच्छाई के लिए, ललितपुर की नेकी के लिए, ललितपुर के विकास के लिए काम किया है। आज वर्तमान में कोई है क्या सब बिल्कुल सेट हुए? नहीं, वर्तमान में नहीं। अनुराग शर्मा जी निश्चित तौर पर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं और अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहे। इस बार फिर जनता के बीच में मैं प्रदीप जैन का भी बड़ा सम्मान करता हूँ। वो एक जमीनी नेता हैं, लोगों से उनका जुड़ाव है, मगर अपनी विचारधारा और जनपद के ललितपुर के लोगों की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और अनुराग शर्मा जी बहुत अच्छे। अच्छा चलो, विचारधारा है, प्रदीप जैन के संग भी अच्छे लोग हैं जी। इन 9 साल की बीजेपी के राज में, या 10 ही कह लो, जी 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 जी, और योगी जी के 6-7 साल जो है जी, बदले है ललितपुर कछु दिख रहा हो कि भाई है कि सब ऐसे कह रहे हैं कि बहुत विकास होगा विकास होगा? नहीं नहीं, ललितपुर में बदलाव हुआ है। इन 5 सालों में थोड़ा सा बदलाव दिखा है, जो मेडिकल के रूप में है, सड़कों के रूप में है, एयरपोर्ट के रूप में है, जो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में बड़े रूप में दिखाई देगा। अच्छा, एक बार बार बात हो सुकून शांति, योगी जी को बुलडोजर, तो योगी जी को बुलडोजर के बारे में क्या कहना का मॉडल है? गुंडागिर्दी शांत? देखो, ललितपुर में तो गुंडागिरी वैसे कभी रही नहीं। यहाँ तो भाईचारा मन का हमेशा ही संदेश रहा है। चंद लोग हैं जिन्हें गुंडागिरी के मामले में ज़्यादा कुछ, उनकी भी ऐसी गुंडागिरी नहीं रही। यह मध्य प्रदेश का कल्चर है। यूपी की छाप ललितपुर पे आके ख़त्म हो जाती है। यहाँ भाईचारा और प्रेम मध्य प्रदेश के लोगों की तरह ही ललितपुर वालों के दिलों में रहता है। तो बाबा जी के बुलडोजर से कुछ वसन नहीं है? नहीं, बाबा जी के बुलडोजर से तो एक क्राइम पे कंट्रोल है, लेकिन क्राइम पहले ही से पहले से कम, पहले से कम। अच्छा, बार बार बात हो कि ललितपुर में आज जो हम देख रहे हैं, जी जी, आप भी निर्दलीय लड़े तो एक प्रकार से विपक्ष के नेता रहे या कुछ रहे, कई जनहित के मुद्दों पर आवाज़ नहीं उठाई जाती है। कई जनहित के मुद्दों पर ये दिखता है कि भाई नेता है ही नहीं, यहाँ जनता खड़ी है, उनकी वकालत करवे को नहीं आ रहा। तो राजनीति को चेहरा नहीं बदल रहा हो, राजनीति को एंगल बदल रहा हो? नया एंगल बदल रहा है और लोगों की सोच ही बदल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी होने के बाद ही मैं कहूँगा कि चरम सीमा पे अधिकारियों का भ्रष्टाचार है, जिसको लेके पार्टी लेवल पे हमेशा पार्टी शिकायत करती है। और बीजेपी में कहीं भी जाओ तो बीजेपी में विरोधी, जो बाहरी पार्टी के हैं वे विरोधी नहीं, खुद के पार्टी में विरोध करे वाले लोग हैं, यानी जो गलत हो सो विरोध कर दो जाता। हाँ, सत्य कह देते। एक बड़ा समुद्र रूपी परिवार है बीजेपी। तो यहाँ सब प्रकार के लोगों का समावेश है, तो उन्हें भी सोना निश्चित है। भ्रष्टाचार पर रोक के लाए प्रयास करना चाहिए। नहीं, पार्टी को प्रयास करना चाहिए। पार्टी के ऊपर से निर्देश भी हैं, अगर भ्रष्टाचार कोई अधिकारी करता है तो उसको आप लोग बेनकाब करें, शिकायत करें और उसके खिलाफ आंदोलन करें। अच्छा, अब जो इतनी बातें हो गई, बार बार आप पे आरोप भी लगा, वानियावाद के आरोप लगा, ऊपर और कह दो ना। जी जी, वानियावाद के आरोप हैं आपके ऊपर बड़े कर रहे? नहीं नहीं, वानियावाद के आरोप मदद करवे भी वानिया नहीं की जाओ तो? नहीं नहीं। आज आप एक चीज़ देखिए, नेहरू नगर एक करीब 25,000 की आबादी का क्षेत्र है। हाँ, पानी की बहुत बड़ी समस्या। एक भी जैन परिवार नहीं रहता है, सिंगल कोई जैन परिवार वहाँ पे नहीं है। उसके बाद भी लगातार 8 वर्षों से मैंने वहाँ काम किया है और मैंने करीब लगातार 6 साल तक देवा माता साइकिल यात्रा भी निकाली है। मैं नरसिंह रामलीला समिति का भी अध्यक्ष रहा। अरे वाह। व्यापार मंडल का भी लंबे समय तक शहर का अध्यक्ष रहा हूँ, अब जिलाध्यक्ष हूँ। लेकिन मेरे प्रयास कभी किसी जाति विशेष को लेके नहीं रहे। मैं करीब पिछले 15 वर्षों से पीताम्बरा माई का भक्त हूँ और कम से कम महीने में 3 या 4 बार मैं दतिया भी जाता हूँ। तो मैं जातिवादी कहाँ से हो गया? मेरी शुद्ध राजनीतिक कमजोर, पीड़ित, दुखी लोगों की मदद करने का मन में मंतव्य है, जिसको लेके मैं अच्छा, बार बार माफिया को टैग भी लगा रहा हो, जो कहा है, जो बता रहा अन्याय होता रहेगा, चाहे छात्र संघ के जमाने से हो, चाहे व्यापारियों पे हो, चाहे किसी कमजोर व्यक्ति पे हो, तब तब नरेंद्र कणकी खड़ा होता रहेगा। तो माफिया को टैग को कहा है? माफिया के लिए मेरे ऊपर कोई ऐसा मुकदमा बताइए, कोई या लूट हो, हिंसा हो, बलात्कार हो, चोरी हो, डकैती हो, गैंगस्टर हो, रास्ता हो, कोई धारा कहीं मुझ पर लगी हो। अगर किसी अत्याचार को रोकने में मुकदमा लिखे जाते हैं तो आगे भी ऐसे मुकदमों के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहूँगा, लेकिन वो लोगों की मदद करना कभी नहीं छोड़ूंगा। ये तो हमने भी देखा है, कई बार ये चीज़ हमने खुद महसूस की। एक लंबा समय हमें भी इस ललितपुर ज़िले में काम करते हो गया है। ललितपुर में लोगों की पहचान भी हमें अच्छी तरह से हो गई है। जब ललितपुर में लोगों की समस्या आई, परेशान हुई, जब लगा कि समाज सेवियों की आवश्यकता है,
उस समय नरेंद्र कलंकी हमें मिले हैं, देखने को मिले हैं। और दूसरी चीज़, कोविड काल भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा है और जैन समाज की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। जैन समाज ने नेतृत्व किया और बहुत सारे लोगों को एकजुट किया, उसमें सब समाज सहयोग कर रहा था। लेकिन चूंकि एक व्यवस्था कैसे मिलेगी उस पर विशेष तौर पे फोकस किया जाए। यहाँ पर हम अन्नपूर्णा का भी एक जिक्र करेंगे, बहुत शानदार तरीके से अन्नपूर्णा ने, चाहे वो एम्बुलेंस की बात हो, चाहे अपनी एक मुक्ति है, मुक्ति ने भी बहुत शानदार काम किया है। तो कुछ लोगों ने काम किया है, तो थोड़ा सा मुक्ति या उनको लेके क्या कहेंगे, थोड़ा सा बोल देखो, किसी भी एक जाति विशेष में कई लोग पैदा हो सकते हैं, ये आवश्यक नहीं कुशवाहा समाज में 4 से अच्छे लोग पैदा नहीं हो सकते, यादव समाज में 4 से अच्छे थे। ये ललितपुर का सौभाग्य कि जैन समाज में कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और वो उस दल से बाहर, वो उनकी अपनी खुद की सोच है। कहीं और जाति के भी लोग हैं, कहीं कोई जैन इस लाइन में नहीं, अन्य वर्ग के लोग हैं। तो एक परिवार में कई लोग बहुत अच्छे पैदा हो जाते हैं, एक परिवार में कई लोग विधायक सांसद ही बन जाते हैं, और एक परिवार में पता चला कोई कुछ भी नहीं बन। अच्छा, चलिए जो हो गया बात, अपने सांसद के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? ठीक ठाक हैं क्या भैया, आप नाव चाने? नहीं, सांसद जी सरल सज्जन व्यक्ति हैं और भ्रष्टाचार से कोसों दूर हैं और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, कुछ बड़ा करा ले जाए। हाँ, कुछ बढ़ाने की सोच है। भ्रष्टाचार से तो कभी कोई कोसों तक उनका कोई सरोकार रहा ही नहीं जीवन में। अच्छा, उनके पिताजी पंडित विश्वनाथ जी शर्मा जो न्यास चलाते हैं जी, हिंदू न्यास करके, मुझे उसमें भी काम करने का मौका मिला। आदरणीय पाठक जी के साथ मैंने भी उनके साथ काम किया है, वस्त्र वगैरह बांटने के लिए कई बार कहीं, मतलब उनकी जो समाज उनकी कुछ संस्थाएं वो काम करती हैं और आप लोगों को पिताजी का ही जुड़ाव है, उनका ही नाम है जिनका उन्हें आज लाभ मिलता है। अनुराग को लाभ मिलता है, सम्मान जो है वो पिताजी का है और वो उस पर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, सांसद से आप खुश हो, मतलब इसको? तो विधायक से तो नाराज हुई हो, राम रतन से? नहीं, राम रतन जी क्या कमी है? हाँ, राम रतन जी अपना काम करते, जनता के हिस्से हर छोटे बड़े सुख दुख में लोगों के साथ खड़े रहते, और क्या चाहिए विधायक से आपको? तो मन्नू कोरी से नाराज हो? मन्नू कोरी का कार्य क्षेत्र मूल रूप से महरौनी है और पूरा उत्तर प्रदेश है, तो नाराज की कोई मतलब नहीं। हमारी तो जो शहर क्षेत्र की, चूंकि हम राजनीति करते हैं, तो सदर विधायक से सबसे ज़्यादा हम लोग की आवश्यकताएं रहती हैं। तो चेयरमैन से पक्के में नाराज हो? चेयरमैन ने कछू नहीं करे, अबे आ गए सो, अब आए हैं, 1 वर्ष हुआ है, काम करेंगे, भरोसा है? भरोसा है। एक समय रत्तों के सबसे ना चेयरमैन के खिलाफ बोले जाते, तो अब सब शांति है। आदमी की छोटा शहर है और शहर की अच्छी खासी आबादी, समस्याएं मूल नगरपालिका पे आके टिक जाती हैं, चाहे सौकर हो, चाहे सफाई हो, चाहे टैक्स हो, चाहे अन्य कोई ऐसे काम हो, तो वो नगरपालिका पे आधारित 80% लोगों की व्यवस्थाएं रहती हैं। अच्छा, एक चीज और बड़ी दिलचस्प हो रही, जी, चूंकि अनुराग शर्मा को बीजेपी से चेहरा बना दो और कांग्रेस ने प्रदीप जनादित्य को बना दो। हम जब 2 जन को यहाँ सोलित कि पैसन को आकलन खत्म कर देवे, तो 2 ही कहीं ना कहीं संघर्षशील व्यक्ति मानत हम। अनुराग शर्मा के परिवार ने ललितपुर जिला या झांसी मंडल को या बुंदेलखंड के लाए शिक्षा को लेकर बहुत काम करे, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर एक मूलभूत जो समस्या हुआ करती थी काम किया है, और एक धनबल से मजबूत है तो समाज के नाते भी काम करें। प्रदीप जनादित्य गरीब परिवार से आए, बिल्कुल, लगातार झांसी के लोगों की सेवा की, लगातार वो वहां से चुन के आए, मंत्री बने, मंत्री के बाद लोगों को जोड़ा और हारे, लेकिन आज भी लोगों के बीच में है। तो जब भी हमने किसी से पूछा तो कहे नहीं, अनुराग शर्मा जी ठीक है तो प्रदीप जनादित्य भी ठीक है, लेकिन गलत पार्टी में है। जब वे कह देते एक लास्ट में कि गलत पार्टी में, अब भैया बीजेपी का दौर चल रहा और बीजेपी के संग हमें, तो आप एक जैन प्रत्याशी के तौर पर जोड़े जा रहे उन्हें, तो जैन समाज को का खेल, और अभी जो नगर पालिका का चुनाव हो तो उसमें जैन समाज के संग एक बड़ा खेला होगा, हारत जीते हैं। जी। चूंकि उनकी पृष्ठभूमि पहले से राजनीतिक नहीं थी और पहले से कोई उनका बहुत बड़ा योगदान ललितपुर शहर के लिए नहीं था, क्योंकि सेहतपुर, महरौनी, मड़ावरा कई जगह वहाँ चेयरमैन प्रत्याशी थी, इसलिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। बड़ा लोगों की मानसिकता भाजपा के साथ है, उसके बाद ही भाजपा के लोगों ने सम्मान दिया। अकेले जैन समाज के वोटों ने थोड़ी वो जीते हैं, सभी समाज सब समाज ने सम्मान देंगे। और अनुराग शर्मा जी को भी सारी समाज का सहयोग मिला, जैन समाज का भी सहयोग मिला। खुल कह रहे हैं कि ऐसे ही दुखे जैन समाज दुखेगी क्यों, खुल के काम करेगी। जैन समाज को सम्मान दिया, हमारे जैन समाज का जिलाध्यक्ष है, हमारे जैन समाज का नगर पालिका अध्यक्ष है, 3 बार विधायक भी बना, और जैन के लाए 3 बार विधायक बनाया। जिस पार्टी ने, उस पार्टी के साथ है, उन्हें वोट देंगे, सब है। हाँ, सारे लोग वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे, खोल के। अब अच्छा, एक और अनुराग शर्मा में कहीं कोई ऐसी कमी नहीं है जिस कारण से हम वोट ना दें। हमारी जैन समाज की लगभग जैनियों की मानसिकता ललितपुर जनपद में भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है।
साफ है बिल्कुल। अच्छा, बार बार बात कही जाती है नरेंद्र कलंकी की बीजेपी में वापसी, भाई बीजेपी वापसी, कितनी देर वापसी करो और नहीं नहीं, चूंकि क्या है, नरेंद्र कलंकी तो बचपन से भाजपा ही रहे हैं। हाँ। भाजपा से रहने के साथ साथ जब पिछला चुनाव में नगर पालिका का लड़े तो भारतीय जनता पार्टी निष्कासित कर दिया। हमारा निष्कासन 6 साल का पूर्ण हुआ, पार्टी में मूलधारा में द्वारा हमें सम्मान पूर्वक स्थान दिया और आज हम काम कर रहे हैं। अब पार्टी में है? हाँ, पार्टी में तो थे ही। आप नाराज हुए कि आपने भाई पार्टी की नीतियों का पालन नहीं किया, निर्दलीय आप चुनाव लड़े हैं, इसको लेकर पार्टी नाराज हुई तो हम अपने घर के बाहर बैठे रहे। जब हमारी समय वनवास का समय खत्म हुआ तो फिर आ गए। लेकिन एक चीज समझिए, कई लोगों ने खो पार्टी से निकालो, जल्दी मना लो, आपको देर तक पनिशमेंट का देते रहे? नहीं, इसलिए कि हमें शामिल नहीं होना है। हमें शामिल नहीं होना है। अगर हमारा वनवास है तो वनवास पूरी करके आएंगे, हम पूरी करके हम काम करते रहे, काम करते रहे, काम नहीं रुके। नगर पालिका में काम किया, आदरणीय विधायक जी का भी काम किया, तो हम काम निरंतर मतलब काम करते रहे, पार्टी में शामिल हो चाहे उसको नहीं। तो नरेंद्र कलंकी ललितपुर के अब कामकाज से संतुष्ट है? ललितपुर 50 साल को खोलेंगे का कर चला? ललितपुर 50 साल का हुआ है, लेकिन आने वाले समय में जो 5 और 10 साल ललितपुर के लिए है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि विकास की जो आधारशिलाएं भी रखी हैं और जिस स्पीड से आज विकास की रफ्तार ललितपुर में है, आगे 4-5 सालों में वो दिखाई देगी, जिससे लोगों को लाभ होगा और ललितपुर की जो तरक्की है वो बुंदेलखंड में निखर के आएगी। तो नरेंद्र कलंकी जी थे, हम तो कहेंगे ऐसे लोग और भी हों, समाज सेवा के लिए जुड़े रहते हैं, लोगों के साथ खड़े रहते हैं। हमारे जीवन में भी इनका बहुत बड़ा एक सहयोग रहा है, हमेशा सपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड है। लोगों को तो आदत है कुछ भी कहने की तो कह सकते हो, और तमाम बातें जब सामने आती है तो कंट्रोवर्सी पैदा होती है। मीडिया का काम है, अगर गलत होगा तो क्रिटिसाइज भी की जाएगी, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो बार बार रिपीट करते हैं। आज फिर नरेंद्र कलंकी अपने पैरों पर खड़े हैं, लोग खड़े हैं, अखबार में छापते हैं, उनका काम है, लेकिन उनकी अखबार की स्थिति है कि उन्हें मोबाइल के सहारे अखबार को पढ़ाना पड़ता है लोगों के लिए। पेपर नहीं आ रहा घर तक, पेपर नहीं आ पाता है घर तक। तो कुछ लोगों ने अपनी एक मानसिकता बना रखी है कि हम ये मानते हैं कि ऐसे लोग अगर नहीं होंगे तो हमारा प्रचार कौन? हाँ, प्रचार जो फ्री को हमारे स्टार प्रचारक है, स्टार प्रचारक। सुजान सिंह बुंदेला भी जाई चीज को लेके बोलते हैं कि जो हमारा विरोध करते हैं हमारे प्रचारक हैं। अगर जे खत्म फ्री के प्रचारक हैं, जे लिखना बंद कर देंगे तो हम स्वतः खत्म हो जाएंगे। आज से कुछ समय पूर्व 42 दिन जेल में रहा, एक झूठे मुकदमे में बाइज्जत बरी हुआ। मैंने कहा मुझे जमानत नहीं करानी है, मैं बाइज्जत बरी होके ही कोर्ट से निकला। बहुत शानदार। तो मैंने जब भी कहा था कि कोई नेता बड़ा बड़ा बंद हो जाता है, 4 दिन 3 दिन छपने के बाद वो समाप्त हो जाता है। बड़े बड़े सांसद विधायक की छपाई 3 और 4 दिन होती है। तो मैं 42 दिन तक अरे तुमने मुझे 42 दिन तक छापा यार, तुम जैसे प्रचारक हमें और कहाँ मिलेंगे? तुम्हारे स्टार प्रचारक। ऐसे ललितपुर में चाहे बात कर लें, उन्हें भी खूब छापे जाओ, दम से छापे जाओ। और एक जनता सच्चाई जानती है, इसकी छापने से कुछ नहीं पता। लेकिन जब जब शहर मुसीबत में आओ तो नरेंद्र कलंकी खड़े होत, रमेश खटीक खड़े होत, और दम से जितनो धन बल भगवान ने दो है वो सब धर दे सामने के भैया जनता के लिए ढाड़े, जो तो हमने देखे हैं। अपन को जो जीवन अपने, हमारे पिताजी भी बड़े दानवीर रहे हैं, हम 6 भाई हैं, 4 बहनें हैं। हमारे पिताजी ने गरीब परिस्थिति में भी अपनी आय का आधा पैसा हमेशा दान किया है। तो उन्हीं के संस्कारों को, उनकी प्रेरणा को जीवन में आगे बढ़ाने का संकल्प भी हमने लिया है। जीवन में अच्छे और बुरे दिन तो सभी के आते हैं, लेकिन संघर्ष से न कभी हटेंगे, न कभी रुकेंगे, न कभी झुकेंगे, और अपने पिता के आदर्शों को, उनकी दी शिक्षा को लोगों में बांटेंगे, उसका पालन करेंगे, और लोगों की मदद करने के लिए आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा हमेशा खड़ा रहेगा। और प्रचार करे हुआ तो लगे ही है। हाँ, उनका काम प्रचार करना है, उनके लिए भी हमारी तरफ से बहुत बड़े समर्थक हैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरह प्रचार आप करते रहे, मुझे कोई समस्या नहीं। तो ये नरेंद्र कलंकी जी थे, और ऐसे किसी नई सक्सेस के साथ फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।